सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला तय हुआ, उसमें आपको क्या लगता है कि क्या स्थिति रही कांग्रेस की? कांग्रेस कभी सत्ता कुर्सी को अपना आधार नहीं बना। आईटी का नोटिस आपको मिला है और आपकी तस्वीरें बड़ी वायरल होती हैं, सोशल मीडिया के फोटोज में दिखते हैं, लोगों को कुछ पैसे दे रहे हैं, उसे कैसे? 2 लाख रुपया क्या बांटने की क्षमता हमारी नहीं। अब 2 लाख रुपया में आप हमको नोटिस दे दीजिए, इतना बड़ा बचकाना हरकत तो दुनिया में कभी हुआ नहीं। ये बताएं कि बिहार या सीमांचल का जो पूरा प्रांत है फ्लड की मुसीबतों से आजाद क्यों नहीं हो पाता? बार को नेताओं के लिए अवसर बन गया, पदाधिकारी के लिए लूटने का अवसर बन गया, पूरा लूट का खेल। पप्पूवादी कांग्रेसियों की एक गिड़ बिहार में दिखती है। पप्पू यादव बड़े जोश के साथ लगे हुए हैं चुनावों में। मैं कांग्रेस के संगठन को लेकर पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस को स्ट्रेंथन करने का क्या? कांग्रेस का संगठन आपको साल भर के अंदर इंडिया का सबसे मजबूत संगठन आपको बिहार में नजर आएगा। आप बार बार एक बयान दे रहे हैं कि एक दलित और एक माइनॉरिटी फाइनल तो राजेश राम एक डिप्टी टिकट बंटवारे में जो कॉन्फ्लिक्ट्स सामने आए, यहाँ पर कहा गया टिकट बेचे भी गए हैं, करप्शन हुआ है, कृष्णा लवरू पे काफी आरोप लगे, कुछ आरोप आपके ऊपर भी लगे हैं। दोस्तों, पावर प्ले सीरीज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है और पावर प्ले का ये एपिसोड बिहार की जमीन से हम लोग बैठे हुए हैं पप्पू यादव जी के साथ, जो कि निर्दलीय सांसद हैं लेकिन कांग्रेस के सबसे मजबूत चेहरे के तौर पर फिलहाल बिहार में लगे हुए हैं। पप्पू जी, सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला तय हुआ, उसमें आपको क्या लगता है कि क्या स्थिति रही कांग्रेस की? क्या मिला, क्या खोया? देखिए, कांग्रेस के सामने नेशन होता है, कांग्रेस के सामने लोकतांत्रिक व्यवस्था मूल्य होता है, कांग्रेस के सामने संविधान होता है, सामाजिक सांस्कृतिक विचारधारा होता है। कांग्रेस कभी सत्ता कुर्सी को अपना आधार नहीं बना। गांधी, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री की कांग्रेस एक विचारधारा है। कांग्रेस कोई, लेकिन सर, विचारधारा को अगर इम्प्लीमेंट करना हो तो सत्ता के जरिए ही आप कर सकते हैं। आप मेरी बात समझिए, कांग्रेस जब भी सत्ता में लंबी रही तो उन्होंने इकोनॉमी की बात किया जी, देश की प्रगति की बात किया, देश के सम्मान की बात, संवैधानिक मूल्यों से वो चले, लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्श को कभी खंडित नहीं किया। कभी हिंदी, गैर हिंदी, साउथ, नॉर्थ, कांग्रेस कभी वर्गीकरण नहीं किया समाज का। कांग्रेस ने कभी डिवाइड एंड रूल नहीं किया, नफरत की राजनीति नहीं की। कांग्रेस सर्वहारा की, सर्वव्यापी, वसुधैव कुटुंब, सर्वधर्म समभाव, सभी के विचारों का सम्मान, उसके अधिकारों का संरक्षण। अब कांग्रेस कहाँ थी हमारा कंट्री? सुई से हम परमाणु पर गए। हमारा एजुकेशन सिस्टम कहाँ पहुँचा, हमारा कंप्यूटर कहाँ पहुँचा। 1985 में जब लौट के आए राजीव गांधी जी अमेरिका से, तो उन्होंने वर्ल्ड के सबसे एक खूबसूरती थी हमारा कि एक बेहतर सॉफ्टवेयर का निर्माण हुआ और आज हम दुनिया को चैलेंज कर रहे हैं। मैं एक चीज ये जानना चाह रहा हूँ, आप 6 बार लोकसभा के सांसद रहे, 3 बार निर्दलीय रहे, 1 बार समाजवादी पार्टी से, 2 बार राजद से, तो कांग्रेस के प्रति ये झुकाव एकदम से आया है या पूरी जर्नी में? अच्छा, आप कभी भी देखिए हमारी जो राजनीति रही है, हम तो राजनीति आई नहीं, राजनीति हमने सीखा भी नहीं, राजनीति बहुत हमको मतलब नहीं रहता। हमारी राजनीति बिना जात धर्म मजहब के, आज भी लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड करते हैं, आप उठा के देखिए।
लेकिन कास्ट सेंसस की जो बात है सर, उसको कैसे समझें? कास्ट सेंसस जो है ये ना बैकवर्ड और ना फॉरवर्ड। जो जाति जनगणना है हम्म, ये आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक, ये है एक वर्ग जिसको अभी तक ना तो आरक्षण का लाभ मिला, ना एजुकेशन का लाभ मिला, ना इकोनॉमिकल लाभ मिला। तो वह जो वर्ग है गरीब का, आम आदमी का, उसके बारे में ये दुनिया को पता चले कि हमारी जनसंख्या क्या है और हमारी सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है, एजुकेशन की स्थिति क्या है। तो राहुल गांधी जाति जनगणना का मतलब है कि समाज के एक बड़े तबके को समझना, जानना और फिर उसके लिए काम करना। तो जब सरकार ने भी घोषणा कर दी, राहुल गांधी क्योंकि जाति जनगणना की मांग कर रहे थे, तो क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी जिस मुद्दे को लेकर चल रहे थे वो अब मुद्दा उनके पास देखिए, उतना नहीं रहा? एक बात आप समझिए, जाति जनगणना कभी भी बीजेपी नहीं चाहेगी कि संपूर्ण तौर पर कुछ ऐसा हो। लेकिन सरकार ने घोषणा तो की सर। भैया तो उसका तो कोई मापदंड नहीं है ना, आउटपुट नहीं है, और जाति जनगणना का वे क्या होगा वो भी नहीं है। राहुल गांधी जी जैसे तेलंगाना में जाति जनगणना तो उन्होंने अत्यंत पिछड़ी जाति की जो सामाजिक आधार है उसको ऊपर लाया और उसको आरक्षण 50% वहाँ दे दिया, 35% पंचायत में ले गए, एजुकेशन में ले गए, हेल्थ में ले गए। तो आप जो करेंगे जाति जनगणना वो बिल्कुल कास्ट सेंसस राजनीति के लिए नहीं है, उसकी इकोनॉमी, एजुकेशनल चीज़ों को बढ़ाने, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी। तो जाति जनगणना का कास्ट से क्या लेना देना? खुद राहुल गांधी ब्राह्मण है, उसको आप इस रूप में तो नहीं ले सकते। केवल ये एक ब्लूप्रिंट मिल जाए कि कौन सी जाति के कितने लोग हैं, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, उसको बढ़ाना है, उसको बेटरमेंट करने के लिए काम किया जाए, उसको इक्वल लाना पड़ेगा। बिहार इलेक्शंस की बात कर लेते हैं सर, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं। आईटी का नोटिस आपको मिला है और आपकी तस्वीरें बड़ी वायरल होती हैं सोशल मीडिया वगैरह पर, आप मदद करते दिखते हैं लोगों की। तो उस नोटिस के बारे में क्या कहेंगे? और आप जो लगातार इंस्टाग्राम के रील्स में, सोशल मीडिया के फोटोज में दिखते हैं, लोगों को कुछ पैसे दे रहे हैं या कुछ और मदद कर रहे हैं, उसे कैसे देखते हैं? यही मेरा बहुत दादा परदादा छरदादा कोई हम तो कर नहीं रहे हैं, ये सतत प्रक्रिया है मेरे परिवार का और मेरा। अब आप यहाँ छठ के लिए सब आ जाए तो हम क्या करें, ना दें? बहुत सारे लोग मदद के लिए आते हैं डेली, तो कोई शादी है, कोई अब अभी पासवान टोली से लोग आए कि पूजा है, तो क्या करें, पूजा न किया जाए, पूजा में मदद न किया जाए। पूजा में मदद एक चीज है, आपने जो अपने सोशल मीडिया पे लिखा भी सर कि फ्लड विक्टिम्स जो हैं उनकी सहायता करना अगर अपराध है तो मैं अपराध करता रहूं। नहीं, मेरी बात समझिए, ऐसे नहीं समझ। ना मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, ना मेरी कोई पार्टी है, ना वो मेरा क्षेत्र है। अच्छा, दूसरी चीज, क्या मेरी हैसियत, मेरा तनख्वाह 2 लाख नहीं है? एक, क्या 49,000 25,000 रुपया पप्पू यादव है किसी से मांगता है या मांगेगा? अपने परिवार दोस्तों से तो नहीं देगा। 2 लाख रुपया क्या बांटने की क्षमता हमारी नहीं है? अब 2 लाख रुपया में आप हमको नोटिस दे दीजिए, इतना बड़ा बचकाना हरकत तो दुनिया में कभी हुआ नहीं। ना मेरा कोई बैंक बैलेंस है, ना कुछ है, ना कोई लेना देना है। तो यदि आप लोगों की मदद करने में आपको अच्छा लगता है कि नहीं नोटिस भेज देना है, तो अब मदद से हम इन चीज़ों से डरे तो कैसे हो? तो मुझे फ्लड विक्टिम्स की मदद करते हुए आपके कई रील्स वगैरह वायरल हुए। ये बताएं कि बिहार या सीमांचल का जो पूरा प्रांत है, कोसी का जो रीजन है, वो फ्लड के डिस्ट्रेस से, फ्लड की मुसीबतों से आज़ाद क्यों नहीं हो पाता है? पॉलिटिकल इच्छा शक्ति नहीं है। आपके पास कोई ब्लूप्रिंट है? अगर मान लीजिए नियत सरकार भी को- सही नहीं। हम तो बोलते रहे हैं, 90 के पहले से लड़ते रहे हैं, पद यात्रा किए हैं। आपका जन्म नहीं हुआ होगा उस वक्त जब हम पर लाठी चली थी, जब हम जोगबनी से भीमनगर, वीरपुर जब चले थे
लाठी डिस्चार्ज हुआ था, कई बार बॉर्डर रोके हम, कई बार आंदोलन होता रहा, सदन से सड़क तक लड़ते रहे, लेकिन हमारा जो क्षेत्रफल है बाढ़ का 73.8 हो गया। मतलब बिहार का 73% हम लोग बाढ़ से प्रभावित है। चाहे वो टाल इलाका हो, दियारा हो, चाहे गंगा हो, कोसी हो, महानंदा हो, कमला हो, केयर हो, कनर हो, सब कोसी हो, गंडक हो, सोन हो, तो ये नदी ऐसे हो गया, गांव नीचे हो गया, गांव से नदी भर गई है। अच्छा, सालों भर एंटी इरोजन का काम ठेकेदार नेता करते हैं, सब लूटते हैं। बाढ़ को नेताओं के लिए अवसर बन गया है, पदाधिकारी के लिए लूटने का अवसर बन गया है। क्या 3 महीना हमें लूटना है? तो जब आप सालों भर एंटी इरोजन का काम करते हैं तो हमको आप बताइएगा ना कि एंटी इरोजन का काम करने वाला व्यक्ति इतने सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया एंटी इरोजन पर, अस्पर पर, बांध पर हम काम करते हैं, फिर फ्लड फाइटिंग पर हम अरबों रुपया कैसे हम गंगा में, नदी में फेंक देते हैं। साल भर काम करने के बाद फ्लड फाइटिंग की स्थिति क्यों आती है? इसका मतलब है कि नेता और पदाधिकारी इस परिस्थिति को पैदा करते हैं, ये आप समझ लीजिए। ये उनको लगता है कि लूटने का इससे बड़ा संभावना कुछ नहीं है। तो मान लीजिए महागठबंधन 100 करोड़ का एक टेंडर हुआ तो मात्र 2-4 करोड़ रुपया खर्च होता है। अच्छा, 90-95 करोड़ पदाधिकारियों नेताओं के घर में जाता है। जी, करप्शन का खेल है सर, पूरा लूट का खेल है पूरा। मान लीजिए महागठबंधन की सरकार बनती है अगर, तो इस पर कोई लगाम लगेगी? बाढ़ के लिए कुछ काम होगा? कांग्रेस की तरफ से तो सब कुछ होता ही है, नियत हमारी और इच्छा शक्ति की जरूरत है। आप कांग्रेस की तरफ से जब बोल रहे हैं सर, और क्योंकि काफी कुछ ये बातें चल रही हैं कि थोड़ा बहुत गठबंधन में रिफ्ट है, तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित करने वाली बात हो या फिर अलाइनमेंट की बात हो, कई सारी टिकटों पर 12 ऐसी विधानसभा सीट्स हैं जहां पर फ्रेंडली फाइट हो रही है। 9 पे हो गई है, 12 पे थी कुछ दिन पहले। तो ये क्यों महागठबंधन में किस तरह की दरार है? देखिए, कोई दरार नहीं, हमारी तरफ से सेक्रीफाइस किया गया। 2 हमने सीट को छोड़ दी, सिटिंग सीट को, एक महाराजगंज, एक जमालपुर। जमालपुर में और सहरसा में हमारे नेता ने पान ततमा समाज को दिया, शर्मा समाज को दिया, गुप्ता समाज को दिया, अत्यंत पिछड़ी जाति को 2 सीट दिया, जहाँ से एक पर एपी गुप्ता लड़ रहे हैं, एक पर उनके कोई कैंडिडेट लड़ रहे हैं। तो 2 सीट हम लोगों ने दिया, तो 2 सीट पर लड़ाई चल रही है, तो हमारे नेता ने दिया। आरजेडी को छोड़ दिया, जो अपने एमएलसी के बेटे को वहाँ लड़ा रहे महाराजगंज, और हम लोगों ने फ्रेंडली फाइट कहीं नहीं किया, आप इसको समझिए। तो कांग्रेस के तरफ, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, ये मूल्यों के आधार पे चलती है। 70 सीटों पे लड़ी थी पिछले चुनावों में, इस बार 61 सीटें मिली हैं। मैंने कहा कि मेरी कांग्रेस को मिलती नहीं है, कांग्रेस अपने आधार पे चलती है। कांग्रेस मुक्त भारत कर लिया नरेंद्र मोदी जी। सबसे ज्यादा डर नरेंद्र मोदी और बीजेपी को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से ही है। सुबह से शाम जितना राहुल गांधी प्रियंका का नाम लेता है, उतना भगवान का ले ले तो कल्याण हो जाए देश का। जब वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी सर, गांधी मैदान में जब समापन हुआ तो मैं वहां था, और अलग अलग जिलों से जो कांग्रेस की टीम आई, उनका कहना था हम पप्पूवादी कांग्रेसी हैं। आपने अभी कहा कि भाई हम किसी पार्टी से है नहीं, तो पप्पूवादी कांग्रेसियों की एक भीड़ बिहार में दिखती है। पप्पू यादव बड़े जोश के साथ लगे हुए हैं चुनावों में। कांग्रेस को लेकर विजन क्या है बिहार के अंदर? क्योंकि आप जब छोड़ते रहेंगे, कोई जनाधार तो पार्टी का बचा नहीं भैया। कांग्रेस का विजन क्या है? कांग्रेस का विजन हेल्थ है, एजुकेशन है। मैं कांग्रेस के संगठन को लेकर पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस को स्ट्रेंथन करने का क्या विजन? कांग्रेस का संगठन आपको साल भर के अंदर इंडिया का सबसे मजबूत संगठन आपको बिहार में नजर आएगा, बेफिक्र। क्या कुछ ब्लूप्रिंट, कुछ आइडिया आप शेयर? सब कुछ है, सब कुछ है। चुनाव खत्म होने दीजिए, आपको सब कुछ है। कांग्रेस के पास सब कुछ है, बस नहीं है तो जो स्टेट पॉलिटिक्स करते हैं उसके पास लड़ने की, मरने का जज्बा नहीं होता है राहुल गांधी की तरह, प्रियंका गांधी की तरह बेबाक डायनामिक बनने का जज्बा नहीं होता। जहाँ डायनामिक है, डैशिंग है, वहाँ आप देख लीजिए कांग्रेस की सरकार है। तो जज्बा नहीं है, जज्बा एकदम से पैदा कहाँ से होगा सर?
कांग्रेस लीडरशिप का स्नेह और सहयोग मिलेगा, सब कुछ पैदा होगा, आप बेफिक्र। टिकट बंटवारे में जो कॉन्फ्लिक्ट्स सामने आए, कांग्रेस पार्टी के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पर कहा गया टिकट बेचे भी गए हैं, करप्शन हुआ है, कृष्णा लवरू पे काफी आरोप लगे, कुछ आरोप आपके ऊपर भी लगे हैं। कृष्णा एलावरू अरबपति है, उतना पैसा बिहार में पूरे कांग्रेसियों को नहीं होगा। और कांग्रेस एक पार्टी है जहां टिकट उकट नहीं बिकती है। तो ये विवाद कैसे सरफेस किया? अरबपति खरबपति 12 करोड़ 14 करोड़ 33 करोड़ में सभी पार्टी के टिकट बिके, और विवाद की तो कोई बात ही नहीं है ना। टिकट तो किसी एक ही आदमी को मिलेगा, एक विधानसभा में 2 टिकट तो मिलेगा नहीं, आप हमको बता दीजिए। तो सब कई विंडो के तहत सर्वे होता है। अब जो इरफान अंसारी जी ने जो जिनको टिकट मिला, उनके पैर में चप्पल नहीं है, चुनाव लड़ने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। 3 सीटें खास तौर पे हैं सर। एक तो मजकूर उस्मानी का टिकट जो काटा गया, एक सुपौल को लेकर आप पर काफी आरोप लगते हैं, और एक आफाक आलम और राजेश। क्या आरोप लगते हैं? सुपौल को लेकर के सुपौल में कुछ पर्सनल इंटरेस्ट पप्पू यादव का था, इस कारण से अनुपम का क्या पर्सनल इंटरेस्ट? क्या प्रश्न? अनुपम जी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी सबको ट्वीट पर गाली दिया हुआ। ऐसी ऐसी गाली है उसके ट्विटर पर, 13 में 14 में 15 में। अब देखेंगे, प्रियंका जी के बारे में इतना भद्दा शब्द लिखा है, वो टिकट की उम्मीद करने लगा सिर्फ ऊपर रह करके। ऐसे चलता है क्या? इतना अहंकार में राजनीति होगी क्या? दिल्ली में बैठ करके आप नेतृत्व को गाली भी दीजिए, इसको कैसे पप्पू यादव टॉलरेट कर ले भाई? क्या आरोप लगना है? तो पहले टिकट मिल कैसे गया? ऊपर से। ऊपर कौन भाई? ऊपर में कई सिस्टम है, CWC, CC है, CWC है। यहाँ पर कोई व्यक्तिवादी नहीं है। जब एक बार किसी चीज को प्लॉट किया जाता है तो फिर उसको देख करके सर्वे कराया जाता है। और जिसको टिकट मिली, मिन्नत रहमानी को, हाईली एजुकेटेड लोग हैं, और अगले बार वो 80,000 वोट वहां से आए थे, तो 80,000 वोट के बाद नाम क्यों काट दिए गए भाई? तो गलती कहाँ है? आरोप क्या है? झूठो। आफाक आलम और बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष का जो वीडियो ऑडियो लीक हुआ होगा, आपने सुना होगा सर। सब कुछ सुनता हूँ, तो उसमें गलती क्या है? उसने आफाक बाबू को समझा रहे हैं, थोड़ा समझिए। आफाक बाबू को राजनीति में कौन लाया उंगली पकड़ के? पप्पू यादव। इसी अर्जुन भवन में आफाक जी को हमने 80 लाख रुपया खर्चा किया उनके जिला परिषद अध्यक्ष बनाने। अब वो राज्यसभा के MP में 55 करोड़ रुपया वो और तौसीफ जी ले लिए साबिर अली से, जाके पूछ लीजिए, आपको बता देंगे ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड। तो भैया 55 करोड़ रुपया ले करके भी आपको कांग्रेस मदद करेगी? आपको लगता है? तो सारे रिपोर्ट्स आपके पास थी जिस कारण से कांग्रेस के पास सर्वे हुआ। अब वो शकील साहब का नाम लेते हैं, MLA हम जबरदस्ती बना के बुला के बनाए, मंत्रिमंडल रंजित रंजन जी सोनिया जी से कह के बनवाए, नहीं तो शकील भाई बन जाते। तो ऐसे जो इतना रेस्पेक्ट के बावजूद, माँ जाती थी उनके प्रचार में, मेरी बहुत पूरा परिवार जाते, मैडम हम ना रहते थे तो मैडम जाती थी। तो जो मन में आएगा सो बकिएगा, तो कैसे? आप बार बार एक बयान दे रहे हैं कि एक दलित और एक माइनॉरिटी फाइनल है। तो ये घोषणा क्यों नहीं? अगर फाइनल है तो घोषणा हो जाती। घोषणा तो बहुत कुछ होना था, नहीं होना था। हमारे नेता आदरणीय गहलोत जी ने तो कह ही दिया है, लेकिन और भी डिप्टी CM बनेंगे। और मैं आपको वादा करता हूँ, राहुल गांधी जी की जो सोच है, अत्यंत पिछड़ी जाति, दलित, माइनॉरिटी, UPSC, BPSC, नया जनरेशन यूथ का, तो उसमें आप समझिए जब एक OBC और EBC का की घोषणा हो गई तो दलित का और माइनॉरिटीज का मुकाम, हमारे पास राजेश राम से मजबूत चेहरा क्या हो सकता है?
लड़ाई है, साफ है, क्लियर है। तो राजेश राम एक डिप्टी सीएम हो नहीं सकते नहीं, हमारे पास बहुत सारे चेहरे हैं, हैं। हाँ। उसमें राजेश राम जी मजबूत चेहरे हैं। मतलब ये तय है कि कांग्रेस की तरफ से भी मैं- डिप्टी मैं- सीएम के पद पर कोई रहेगा। भैया कांग्रेस की तरफ से कौन रहेगा ये नेता निर्णय लेंगे, लेकिन कांग्रेस के साथ दलित, अत्यंत पिछड़ा माइनॉरिटीज के लोग साथ खड़े हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल मैं ले लेता हूँ सर कि इस वाले इलेक्शन में बहुत सारे स्टार्स दिख रहे हैं, सेलिब्रिटीज दिख रहे हैं, और वैसे भी पूरी राजनीति में बहुत से सेलिब्रिटीज दिखते हैं। मैथिली ठाकुर की हम बात करें, खेसारी लाल यादव की बात करें, पवन सिंह की बात करें, तो ये जो सेलिब्रिटीज हैं चुनाव में हाथ आजमाते हुए इन सेलिब्रिटीज पर पप्पू यादव का क्या राय है? मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं कहना, सबका अपना रास्ता है, सभी लोग अपना प्रोफेशन में जीते हैं। वो अपने कला के माध्यम से दुनिया को आकर्षित करता है। जो लोगों को भाता, जैसे मोदी जी की तरह तो हम बात नहीं कर लेंगे कि भाइयों हमारे यूथ रील्स बनाते हैं, तो इसमें बीजेपी और प्रधानमंत्री की क्या भूमिका है रील्स बनाने में? इंटरनेट सस्ता हो गया ना सर उनके राज में। भैया हमको तो कब से रील्स बन रहा है, और पैसा कौन दे रहा है रील्स का? अमेरिका। क्या बोलते रहते हैं आप भी जहर वाली बात करिएगा। अब तो जैसी पैसा दे रहा है अमेरिका, बना रहे हैं मेरे बच्चे पूरी दुनिया में। इसमें किसी व्यक्ति या पप्पू मोदी या सरकार का क्या भूमिका? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? अब कंप्यूटर आया 85 में, आपको रहे लालटेन जो इसका लाइट जलवा रहे हैं, ये तो राजीव गांधी की देन है। बिजली विद्युत परियोजना राजीव गांधी की देन है। अब आप कंप्यूटर की बात कर रहे हो, आपको क्या कंप्यूटर से मतलब? सिवाय रोहिंग्या, घुसपैठ, सिवाय नफरत, सिवाय हिंदू मुसलमान, जिन्ना, कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, साउथ, नॉर्थ, मराठा, गैर मराठा, जहां जाता अपनी तरीके की राजनीति करता है। विभाजन की बात है। हाँ, तो नफरत की उस राजनीति से दूर, बिल्कुल देश दूर होते जा रहा है। जंगल राज का एक आरोप लगता है सर आपके अलाई पार्टनर पर, और ये ठप्पा जो है। अच्छा, 20 सालों से 16 सालों से एलाई पार्टनर थे कि 16 सालों से बीजेपी है? और 16 सालों से अस्पताल में ढुक के मार देना, खेमका को मार देना, बहन को उठा के बलात्कार कर देना, एक दिन में दर्जनों दर्जन हत्या होना, इसमें अब 20 साल की बात करिएगा कि कल जो आप 16 साल भोगे किए हैं उसकी बात करिए। मैं परसेप्शन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम स्कूल कॉलेज में थे तो पप्पू यादव की एक छवि ये भी थी कि बाहुबली है। पप्पू यादव की एक छवि सर अब ये भी है कि हम मदद करते हैं, बाढ़ में उतर जाते हैं, कहीं भी देखिए। आप कॉलेज में आप पढ़ते थे, कितना उम्र हुआ आपका? हम 90 में एमएलए बने हैं। हाँ, तो हम तो आपके एमएलए बनने के बाद पैदा हुए हैं। मैं वही परसेप्शन की बात कर रहा हूँ। से आप 90 में परसेप्शन जान लिए? साढ़े 22 साल में हम इंडिपेंडेंट एमएलए। नैरेटिव जब विद्रोही कोई होता है कबीर के तरह, तो कई सारी चीजें लगती है, और ऐसे बाहुबली जैसे शब्द ना मेरे लिए मौत है, आत्महत्या करने के बराबर है। मैं इन सब चीजों को मानता भी नहीं। अब जहाँ तक रॉबिन हुड और मददगार का सवाल है, ये भी मैं नहीं करता हूँ। मैं विशुद्ध बेटे की तरह, अब हमारी लाइफ है और मैं एक सेवक हूँ। साफ तौर पर मैं प्रेजेंट में जीने की आदत रखता हूँ, न पास्ट न फ्यूचर। क्या आपका ये मानना है कि राजनीति में, चुनावी राजनीति में नैरेटिव और परसेप्शन का बहुत बड़ा खेल होता है? बिल्कुल खेल है, लेकिन 6 साल 5 साल कहाँ गायब रहते हैं? पैसा तो सभी नेता लुटे हुए हैं। क्यों आम आदमी की मदद नहीं करते हैं? क्यों गरीबों की मदद नहीं करते हैं? क्यों अस्पताल में मदद नहीं होती? क्यों आपने कोरोना में नहीं निकला? कोरोना को हम डरा रहे थे, कोरोना दुनिया को डरा रहे थे। बगल में बाढ़ में आप क्यों नहीं निकले? तब मदद तो सब कर सकता है, गरीब की क्यों नहीं करते हो? तो इसीलिए धन्यवाद आपको। मैं एक इंसान ही रहना चाहता हूँ। सिवाय बेटे का मुझे कोई शौक नहीं है रॉबिन हुड बनने का। राजनीति मुझे बहुत पसंद नहीं है। राजनीति के 6 बार के लोकसभा सांसद ये कह रहे हैं राजनीति एक सेवक है, बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। राजनीति यदि हमने करनी होती या राजनीति का ज्ञान होता तो हम बहुत पहले दोगलई कर लिए होते। जो जितना बड़ा दोगला तेगला उतना बड़ा पॉलिटिशियन होता है। अच्छा, बड़े पॉलिटिशियन खैर आप भी हैं, और कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने में आपकी भूमिका होने वाली है। मुझे नहीं पता, मेरी भूमिका मदद वाली है, वही करूँगा। गरीब आदमी के आंसू नहीं गिरने दूंगा, आम आदमी चाहे जिस कास्ट के लोग। सर एक आखिरी सवाल, चुनावों में क्योंकि जा रहे हैं, क्या प्रेडिक्शन है आपका? मैं ज्योतिष तो हूँ नहीं, प्रेडिक्शन की बात कर रहा हूँ सर। देखिए, जनता का जो परसेप्शन और नैरेटिव था वो एंटी बीजेपी था।
और बिहार है ये, बीजेपी इस जन्म में क्या 7 जन्म में सरकार नहीं बना सकती। नीतीश कुमार के बगैर कुछ भी नहीं होगा। बीजेपी यदि खंजर भोगना चाहती है विभीषण के द्वारा तो भूल जाए। नीतीश इधर आ भी सकते हैं क्या? भैया राजनीति में संभावनाओं का खेल है। हमारे नेता हमेशा रेस्पेक्ट करते हैं नीतीश कुमार जी का, क्योंकि वो एक पर्सनली अच्छे इंसान है। पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी जितना खराब हो जाए, नैरेटिव जितना बुरा हो जाए और शारीरिक रूप से जितना कमजोर हो जाए, लेकिन रेस्पेक्ट हम भी करते हैं, हमारे नेता भी करते हैं। नीतीश इसलिए पीठ में खंजर भोगने की जो आदत है बीजेपी की, वो तो बहुत गलत है। ठीक, तो नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी कितने भी कमजोर हो जाए, पर्सनली वो एक अच्छे व्यक्ति हैं। कांग्रेस कैसे स्ट्रेंथन होगी उसके लिए भी ब्लूप्रिंट तैयार है। तो कुछ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। छठी भैया की मुबारकबाद, बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं बिहार प्रदेश के हम लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया।